हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्यूटर सर के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बताया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंक्रोनस मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बताने वाला हूँ और इसके साथ मैं आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगा। सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम में 3 केसेस बनते हैं। ओके, पहला है लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। ओके, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर मोटर हो। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। ओके, वी या इसे हम केवल वी भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ है फील्ड एक्साइटेशन। ओके, ये मोटर का फील्ड एक्साइटेशन है, ईएफ। और यहाँ से हमारा करंट इनपुट हो रहा है। ओके, आइए, आर्मेचर करंट, यह है आर्मेचर रेजिस्टेंस और यह है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ओके, एक्सएस, यह है सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। और जब ये दोनों को कंबाइन हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंक्रोनस इम्पिडेंस, जेड एस, जिसको जेड एस से डिनोट करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का सिंक्रोनस इम्पिडेंस जेड एस इक्वल टू होता है आर ए प्लस जे एक्स एस। ओके, और जब हम इस इक्विवेलेंट सर्किट में केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार आएगा। ओके, वी टी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए जेड एस। ओके, और जब हम आई ए जेड एस को ब्रेक करेंगे तो वी टी इज इक्वल टू ई एफ प्लस जे आई ए एक्स एस प्लस आई ए आर ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई ए जेड एस है, क्योंकि जेड एस में दो कंपोनेंट है। ओके, आर ए है और एक्सेस है, इसलिए यहाँ पे आर ए और एक्सेस इंक्लूड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब होता है, देखिए मोटर तो हमारा मैकेनिकली होता है। ओके, तो अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है, जो फेजर डायग्राम को जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दूसरा है, मोटर के टर्म्स में जो ईएफ होता है यानी फील्ड एक्साइटेशन, वो लैग करता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, लैग और लीड ये दो टर्म्स हैं। ओके, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लैग का होता है 90 डिग्री पीछे। ओके, और लीड का होता है 90 डिग्री आगे। हो लैग को आप इस तरह याद रख सकते हैं, आप पबजी खेलते होंगे तो आपका गेम कभी लैग करता होगा। ओके, लैग मतलब पीछे रुक रुक कर चलता है, यानी कि लैग मतलब होता है 90 डिग्री पीछे। ओके, तो जो हमारा फेजर डायग्राम होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ओके, इस डायरेक्शन में। तो जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ओके, और लीड कंडीशन में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट था, मोटर के केस में ईएफ जो फील्ड एक्साइटेशन होता है वो हमेशा लैग करता है। ओके, यानी कि 90 डिग्री पीछे रहेगा वोल्टेज से हमेशा, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इसमें ये हमारा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और यहाँ है ईएफ। ठीक है, ईएफ लैग कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू वी टी 0 डिग्री एंगल रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें, तो हम टर्मिनल वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। ओके, रेफरेंस यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, इसमें भी है वोल्टेज रेफरेंस है और इसमें भी वोल्टेज मैंने रेफरेंस माना है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो टर्मिनल वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लेकर ड्रॉ करें। ओके, नेक्स्ट क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर में। ओके, लैगिंग पावर फैक्टर में ईएफ जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से छोटा होगा। ओके, उसके बाद है लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो लीडिंग पावर फैक्टर में फील्ड एक्साइटेशन का जो लेंथ होगा वो
टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो EF है उसका लेंथ ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पे जो लैगिंग और जो पहला केस था उसमें आप देख सकते हैं EF का लेंथ छोटा है टर्मिनल वोल्टेज से। ओके, तो फ्रेंड्स मैं वन बाय वन करके आपको इन तीनों केस का जो फेजर डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा। तो पहला है एट लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि EF का जो लेंथ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से छोटा होता है। ओके, तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम VT को ड्रॉ कर लेते हैं एज अ रेफरेंस। ओके, और मैंने आपको बताया था कि मोटर के केस में EF हमेशा लैग करता है। ओके, यानी कि EF हमारा हमारा नीचे ड्रॉ होगा। ओके, तो चलिए हम EF ड्रॉ कर लेते हैं, और EF का लेंथ VT से छोटा होता है, और क्योंकि ये लैगिंग पावर फैक्टर है तो करंट वोल्टेज से लैग करेगा। ओके, यानी कि करंट भी नीचे ड्रॉ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोटर का इक्वेशन था यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी से फेजर डायग्राम ड्रॉ होता है। तो अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू है EF प्लस IA जे IA एक्सेस प्लस IR है, यानी कि EF में ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ओके, तो हमें EF में ही ये दोनों कंपोनेंट को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम EF में IAR ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये जो IAR है वो IA के सेम फेज में है। ये है IAR है। ओके, जो IA के सेम फेज में है। अब हमें क्या ऐड करना है, तो यहाँ देखिए, अब ऐड करना है हमें IA एक्सेस। ओके, किस में ऐड होगा, तो EF में ही ऐड होगा। और यहाँ जो J आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, यानी कि 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओके, तो यहाँ से 90 डिग्री लीड करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। ओके, यह है हमारा IA एक्सेस। ओके, तो हम लोग ऐड कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगा उसका नाम क्या होगा, तो आप खुद ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, IAR है, और यहाँ क्या है, IA एक्सेस। तो इक्वेशन पे आप ध्यान गौर से देखिए, IA एक्सेस और IAR है, क्या बना हुआ है, IA ZS। ओके, यानी कि यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, IA ZS। ओके, और टर्मिनल वोल्टेज और IA के बीच में जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फाई। और एक एंगल ड्रॉ होगा फ्रेंड्स टर्मिनल वोल्टेज और EF के बीच में। ओके, इसको बोलते हैं डेल। डेल को बोलते हैं पावर एंगल। ओके, और टॉर्क एंगल। दूसरा है हमारा एट लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लीडिंग पावर फैक्टर में जो EF रहेगा वो उसका लेंथ छोटा होगा। ओके, टर्मिनल वोल्टेज से। और लीडिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ओके, यानी कि 90 डिग्री आगे होता है। चलिए इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, यह है रेफरेंस लाइन टर्मिनल वोल्टेज। ओके, उसके बाद जैसा कि ये लीडिंग पावर फैक्टर है तो यानी कि इसका करंट 90 डिग्री लैग करेगा, यानी कि 90 डिग्री आगे होगा। ओके, तो कुछ इस तरह होगा इसका करंट। ओके, अब हम इसका EF ड्रॉ करते हैं। ओके, तो EF का लेंथ बड़ा होगा टर्मिनल वोल्टेज से। ओके, तो यानी कि कुछ इस तरह होगा। अब इस इक्वेशन में देखिए, EF में ऐड करना है हम लोग को IAR है। ओके, तो IAR IA के सेम फेज में होगा, यानी कि कुछ इस तरह होगा। अब हम लोग को ऐड करना है IA एक्सेस। ओके, EF में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए J मल्टीप्लाई में है। ओके, J का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये 90 डिग्री आई एक्सेस लैग कर रहा है, सॉरी लीडिंग पोजीशन में है। ओके, यानी कि 90 डिग्री आई एक्सेस कुछ इस तरह होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। ओके, और इसे यहाँ से ऐड कर देते हैं। यहाँ से यहाँ जो लाइन ड्रॉ होगा उसका क्या नाम होगा? ओके, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ है आई एक्सेस और यहाँ है आई ए आर ए। ओके, आई ए एक्सेस और आई ए आर ए, तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है? आई ए जेड एस। ओके, आई ए जेड एस। दोस्तों बहुत सिंपल है। ओके, आप हल्का सा इसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई ए और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है फाई। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज और एक्साइटेशन ईएमएफ के वजह से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डेल। ओके, इसका नाम है पावर एंगल, या जो तीसरा है वो है एट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, तो चलिए अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वीटी को मान लेते हैं रेफरेंस। ओके, तो ये है हमारा वीटी। ओके फ्रेंड्स, यूनिटी पावर फैक्टर में जो आई ए होगा वो सेम फेज में होगा। ओके, तो ये है हमारा आई ए। ठीक है, उसके बाद जो ई एफ होगा वो तो लैगिंग कंडीशन में ही होगा, तो ये है हमारा ई एफ। ओके, अब हमें फ्रेंड्स ई एफ में क्या ऐड करना है? आई ए आर ए। ओके, तो ये है आई ए आर ए, आई ए आर ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें हमें क्या ऐड करना है? आई ए एक्सेस। ठीक है, तो हमारा आई ए एक्सेस कुछ इस प्रकार होगा। ओके, क्योंकि आई ए एक्सेस में जे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जे मतलब 90 डिग्री। ओके, इसलिए आई एक्सेस इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल एंगल होगा। ओके, क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज और ईएफ के बीच का एंगल है। ओके, पावर एंगल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अगर आपको यह चैनल बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।